सरोज ने अपनी बहू वर्षा से चाय बनाने के लिए कहा तो वह बेलिहाजों की तरह उल्टी बोलने पर उतर आई और बोली, मैं कोई आपकी नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि आप जब भी कहेंगी मैं चाय बना कर लाऊंगी। अरे, पास पड़ोस के लोगों के सामने तो इज्जत मत उतार नालायक। यह तो सुषमा घर आ गई, इसीलिए चाय के लिए बोल दिया मैंने। सुषमा कोई प्राइम मिनिस्टर है जो मैं इसे चाय बनाकर पिलाऊं? आपकी जानने वाली है, इसे चाय आप बनाकर पिलाइए, भला मैं क्यों पिलाऊं? हाँ। राम राम, ऐसी बहू। सरोज बहन, तेरी बहू तो बड़ी ही बदतमीज है। क्या आप तमीज वाली हैं जो सुबह सुबह मुंह उठाकर हमारे घर चाय पीने चली आई? ऐसी ही तमीज वाली हैं आप तो इन्हें अपने घर ले जाकर चाय पिलाइए ना। यह कहकर वर्षा चली जाती है, मगर बेचारी सरोज की आंखों से टपर टपर आंसू गिरने लगते हैं। सुषमा से उसकी हालत देखी नहीं जाती और वह उसे तसल्ली देते हुए कहती है, सरोज बहन, घर में नालायक बहू आ जाए तो यही होता है। मैं तो कहती हूँ कि अपनी बहू से कोई उम्मीद मत रखना। खुद के हाथ पांव पर भरोसा रखेगी तो कुछ उम्र जी लेगी, वरना चलो अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बेचारी सरोज। पति का देहांत हुआ तब उसकी उम्र ही क्या थी, गोद में पहला बच्चा ही तो था। बेटा अमर 1 साल का रहा होगा जब दिनेश गुजरा। उस दिन बेचारी कभी अपने पति की लाश को देखकर बिलख उठती थी तो कभी गोद में लिए अमर को देखकर। सरोज दुखी होकर कह रही थी, अभी तो शादी को 4 साल भी पूरे नहीं हुए और आप हैं कि मुझे अकेली छोड़कर चल दिए। मेरी न सही अपने बच्चे की तो सोच लेते। पति के मौत के बाद कई दिनों तक सरोज के आंसू सूखने में ही नहीं आते थे। जवान अवस्था थी और पति चल बसा था, इसीलिए सरोज के घर वालों को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी। सरोज के माता पिता ने उसे समझाया, बेटी, अब ससुराल में क्या रखा है? न सास ससुर और न देवर जेठ, अकेली कैसे रह पाओगी? मैं तो कहती हूँ अपने घर लौट चलो, हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। इस बच्चे की चिंता तू मत करना, इसे हम पाल लेंगे बेटी। नहीं बापू, ना मैं यह घर छोड़कर जाऊंगी और ना ही दूसरी शादी करूंगी। मैं अपनी जिंदगी अपने अमर के सहारे काट लूंगी। सरोज के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, उस पर दबाव भी डाला, पर वह अपने फैसले पर डटी रही। उसने अपने बेटे को पालने के लिए कमर कस ली। न दिन देखती न रात, लोगों के घरों में बर्तन धोती, साफ सफाई करती और खेतों में मर्दों की तरह मजदूरी करती। कभी थक जाती और खुद को अकेला महसूस करती तो आंसू पोंछते हुए सोचती, जैसे 5 साल बीत गए हैं, आगे भी बीत जाएंगे। बस कुछ सालों की ही तो बात है। मेरा अमर बड़ा हो जाएगा, घर में बहू आ जाएगी तो सारा सूनापन खत्म हो जाएगा। बहू खाना बनाएगी और मैं बैठकर खाऊंगी। हाँ। कुछ साल बाद अमर 15 साल का हुआ तो शहर में पढ़ने की जिद करने लगा। अमर के शहर में पढ़ने की बात सुनकर एक बार तो सरोज का कलेजा ही हिल जाता है, मगर फिर बेटे के भविष्य के बारे में सोचने लगती है। क्या शहर में जाना जरूरी है बेटा? यहाँ मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी? बस कुछ सालों की तो बात ही है माँ। शहर में जाकर पढ़ूंगा तो कुछ बन जाऊंगा, फिर तुम मेरी शादी करना और अपनी बहू पर हुक्म चलाना। बस बस अब रहने दे, ज्यादा सपने मत दिखा मुझे। बहू मेरा हुक्म माने या ना माने, बस तू मेरा हुक्म मान लेगा तो सारे दुख भूल जाऊंगी बेटा। इस तरह सरोज अमर को पढ़ने के लिए शहर भेज देती है। समय बीतता जाता है और कुछ साल बाद अमर घर लौटता है, मगर अकेला नहीं, बल्कि वर्षा बहू के साथ। बेटे के साथ बहू को देखकर तो जैसे सरोज के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। अमर ऐसा कर देगा, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक माँ ही तो थी तेरी, तूने उससे भी बताना जरूरी नहीं समझा कि माँ मैं शादी कर रहा हूँ? वो मुझे वर्षा इतनी पसंद आ गई माँ कि मैं इससे शादी करने में देर नहीं कर सका। देखो तो कितनी सुंदर बहू लाया हूँ।
आस पड़ोस में ऐसी सुंदर बहू ढूंढे से भी ना मिलेगी। यह सुनकर सरोज सोचने लगती है। बहू तो सच में चांद का टुकड़ा है। ले आया तो ले आया, अब कम से कम बहू के हाथ की 2 रोटियां खाने को तो मिल जाएंगी। यही सोचकर सरोज खुद को तसल्ली दे देती है, मगर 2 दिनों में ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। लो माँ जी, खाना खा लो। अरे यह क्या बहू, 4 सूखी रोटियां और प्याज, ये खाना है क्या? और क्या, मैं तुझे पकवान बनाकर खिलाऊंगी बुढ़िया। ये सूखी रोटियां भी तब मिलेंगी जब घर के सब काम करोगी, समझी? यह सुनकर तो सरोज सन्न ही रह जाती है। उस पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ता है। बहू का चाल चलन देखकर तो लगता है कि अब पहले से बुरे दिन आने वाले हैं मेरे। अमर पढ़ा लिखा था, इसीलिए गांव में आते ही ठाकुर साहब के गन्ना मिल में उसे मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। सब ठीक ठाक चलने लगता है और एक दिन अमर अपनी सैलरी लेकर घर आता है। वह सरोज को सैलरी देते हुए कहता है, माँ, ये लो मेरी पहली सैलरी। बेटा, तू तो सचमुच अच्छा कमाने लगा रे। मैं आज बहुत खुश हूँ। तेरी सैलरी तेरे पिता को दिखाती हूँ। सरोज यह कह ही रही होती है कि तभी वर्षा आकर उसके हाथ से पैसे छीन लेती है और कहती है, ये तेरे पति की कमाई नहीं है, मेरे पति की कमाई है। इस पर मेरा हक है। सुनो अमर, आज के बाद इस बुढ़िया को पैसा दिया तो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ जाऊंगी मैं, समझे? ऐसा सुनकर तो सरोज रोने लगती है। मगर बेटा कुछ करने की बजाय उल्टा उसी को समझाने लगता है। अरे माँ, वर्षा जो कहती है मान लो। तुम्हें इस उम्र में 2 रोटियां ही तो चाहिए, वो तो मिल ही रही है ना। पर कैसे मिल रही है यह तो मैं ही जानती हूँ। खैर छोड़, भाग्य में जो लिखा है वह तो भोगना ही है बेटा। सरोज की नालायक बहू उसे दिन रात सताने और तड़पाने पर लगी रहती है, मगर अमर इस तरफ ध्यान ही नहीं देता। एक दिन अमर के नौकरी पर जाने के बाद अमर के पिता दिनेश का दोस्त नसीब घर आता है। अरे नसीब भाई, आप इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? आपकी अमानत लौटानी थी भाभी। मैंने दिनेश से कुछ पैसे उधार लिए थे। उसके मरने के बाद सालों का ब्याज लगाकर कुल 5 लाख रुपए बनते हैं। 5 लाख? पर तू इतने सालों बाद पैसा क्यों लौटाने आया है? क्योंकि इन पैसों को लौटाने का यही सही वक्त है भाभी। मुझसे कुछ छिपा नहीं। मैं आपकी हालत को अच्छे से समझता हूं। अब दिनेश भाई नहीं है तो ना सही, लेकिन आप ये पैसा रखो। आपको अपनी नालायक बहू और एहसान फरामोश बेटे के सहारे नहीं जीना पड़ेगा। यह कहकर नसीब सरोज को पूरे 5 लाख रुपए देकर चला जाता है और सरोज सोचती है, इतने पैसों से तो मैं आराम से गुजारा कर सकती हूँ। मगर वर्षा जैसे ही नसीब को पैसे देते देखती है, उसके मन में लालच आ जाता है। शाम को अमर घर आता है तो वह इस बारे में अमर को बताती है और फिर दोनों न जाने क्या खुसर पुसर करते हैं कि वर्षा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय हाय ये क्या हुआ? अब खड़े पांव 5 लाख कहाँ से लाएं? अमर, तुम्हें तो पक्का जेल जाना पड़ेगा। यह सुनकर बेचारी सरोज का मन पसीज जाता है और वह वर्षा से कहती है, बहू, मेरे बेटे को जेल क्यों जाना पड़ेगा? वो बात यह है माँ कि मेरे हाथों फैक्ट्री का 5 लाख का नुकसान हो गया। अगर कल तक ना भरा तो ठाकुर साहब मुझे पुलिस में दे देंगे। पुलिस में जाएं तेरे दुश्मन। ये ले, पूरे 5 लाख रुपए हैं। सुबह जाकर नुकसान भर देना। हाँ। यह कहकर सरोज अमर को 5 लाख दे देती है और पैसे हाथ लगते ही वर्षा की तो जैसे लॉटरी ही लग जाती है। दोनों मियाँ बीवी छिपकर खूब हंसते हैं। बुढ़िया को हमने खूब बेवकूफ बनाया अमर। आहा, 5 लाख हाथ आ गए। अब तो ऐश करेंगे, ऐश। और माँ को पता भी नहीं चलेगा। बदकिस्मती से सरोज उनकी बातें सुन लेती है और उनकी बातें सुनकर तो उसका कलेजा ही बिलक उठता है। बहू तो बहू,
बेटा भी ऐसा निकलेगा कभी सोचा ना था। अब तो मैं इस घर में रह ही नहीं सकती। यह कहकर सरोज घर से निकल जाती है और रास्ते में ही ठाकुर साहब की गाड़ी से टकरा जाती है। ठाकुर साहब उसे अपने घर ले आते हैं, मगर जब सरोज ठाकुर साहब को आप बीती सुनाती है तो उन्हें अमर और वर्षा पर बहुत गुस्सा आता है। वह अमर को नौकरी से निकालने के साथ साथ गांव से निकालने की धमकी देते हैं। अरे बहू तो नालायक थी ही, तू भी नालायक निकला। आज के बाद ना तू मेरे कारखाने में रहेगा और ना ही इस गांव में। यह सुनकर अमर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह ठाकुर साहब के साथ साथ सरोज से भी माफी मांग लेता है। सरोज उसे गले से लगा लेती है। माँ बेटे का यह प्यार देख वर्षा भी बदल जाती है और नालायक से लायक बहू बन जाती है।